गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हमने कल आपकी क्लास में वह स्टोन सेतु करा दिया था जो कि इम्पोर्टेंट है और किरचॉफ के नियम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम मीटर सेतु करेंगे। ये प्रैक्टिकल भी है, शायद तुम्हारे जब प्रैक्टिकल हो तुम्हारी लैब में ये तुम्हें रखा मिले। तो इसको देखो, सबसे पहले मीटर सेतु क्या है। देखो, जो मीटर सेतु सबसे पहले इसका सिद्धांत बताता हूँ मैं आपको। जो सिद्धांत होता है इसका, ये होता है कि जो इसका मतलब जितना भी इसकी कार्यविधि होती है सिर्फ वही स्टोन सेतु पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत है वही स्टोन सेतु पर आधारित है और इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, एक अज्ञात प्रतिरोध किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि वही स्टोन सेतु से भी क्या ज्ञात किया जाता है, एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो इसी के अनुसार ही मीटर सेतु से भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, उसकी रचना और कार्यविधि में हम क्या लिखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जो मैं आपको बताता हूँ मैंने सिर्फ वही लिख रखा है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो। देखो, जब भी ऐसे डायग्राम वाले चित्र की थ्योरी लिखनी होती है तो एक लाइन लिखो और डायग्राम पे जाओ। ठीक है, डायग्राम में देखो लाइन लिखो, डायग्राम में देखो लाइन लिखो, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो क्या है, देखो इसमें ए बी, देखो जो मीटर सेतु होता है इसका नाम मीटर सेतु इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा क्या होता है, ये तार होता है। 1 मीटर इक्वल बराबर 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, इसमें ए बी एक 1 मीटर का मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका जो तार है कहीं का बना होता है। तो पता लग गया, इसमें ए बी मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है। ठीक है, जो किसी मीटर पैमाने की सहायता से लकड़ी के तख्ते पर कसा हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि ये मीटर पैमाने की सहायता से एक लकड़ी के तख्ते पर कसा होता है। तो सबसे पहले हमने कस दिया है। फिर इसके बाद क्या है, इसके सिरे ए व बी पर एल आकार की 2 पत्तियां लगी होती है। देखो है ना लगी पत्ती, ये क्या है, एल टाइप की है। तो ए और बी सिरे पर एल आकार की पत्तियां लगी होती है। फिर ये लिखना है। और नंबर तीसरी लाइन पे क्या लिखना है, जिन पर संयोजी पैंच, देखो ये जो डॉट डॉट कर रखे हैं मैंने, इन्हें हम संयोजी पैंच कहते हैं। संयोजी पैंच का मतलब होता है कि जो परिपथ में वायर होते हैं, वायर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 संयोजी पैंच लगे होते हैं, ये लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है, इन दोनों पत्तियों के बीच में एक अन्य तीसरी तांबे की पत्ती होती है। ठीक है, यानी ये दोनों भी तांबे की पत्तियाँ और इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है, जिस पर 3 संयोजी पैंच लगे होते हैं, ये लगे हुई है। ठीक है, और इसके बीच वाले पैंच से धारामापी को कुंजी से जोड़ देते हैं। जब देखो जो ये तीर का निशान है इसे कुंजी बोलते हैं, इसे सर्पी कुंजी, ठीक है, या जो की बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये परिपथ में क्या है, जैसे हम तार से टच कराते हैं तो तार में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है और तार से हम टच कराते हैं तो टच कराने पर क्या होता है, हमें इसमें धारा की उपस्थिति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि धारामापी का मतलब ही होता है कि परिपथ में धारा उपस्थित है या नहीं, मापता नहीं है, मापता तो एमीटर है। ठीक है पहले बच्चों, पता लग गया सभी को क्या है कि इसके बिंदु सी से धारामापी और सर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखना है आपको, इसके बाद में लिखना है कि ए व सी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स तथा पत्तियों के सी व बी के बीच अज्ञात प्रतिरोध क्या जोड़ देते हैं। देखो ये तो होता है हमारा प्रतिरोध बॉक्स, इसको लिख देता हूँ, क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स, और ये होता है हमारा अज्ञात प्रतिरोध। तो क्या लिखना है, ए और सी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध और सी व बी के बीच में एक, वो ए और सी के बीच में तो जुड़ गया हमारा प्रतिरोध बॉक्स, और सी और बी के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो इतना लिख देगा सभी बच्चे। तो देखो इसके बाद में क्या लिखना है, इसके बाद में लिखना है कि ए और बी के बीच में, यानी जो हमारे तार होते हैं, तार के सिरे ए व बी को क्या है, बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। ये लिख देंगे हम, क्या लिखना है, बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद में तुम्हें क्या लिखना है कि जब कुंजी के को दबाया जाता है तो परिपथ से क्या है, धारा प्रवाहित होने लगती है जो तार में ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। लिख देंगे सभी, क्या होता है, तार में ए से बी की ओर, क्योंकि ऐसे चल के ऐसे ही तो चलेगी, तो पता लग गया, होती है। और साथ ही हम क्या करते हैं, जो प्रतिरोध बॉक्स होता है इससे एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं जिससे इसमें धारा की उपस्थिति का पता लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखना है कि कुंजी को, जो हमारी जो की होती है, कुंजी को
जो हमारा ए बी तार होता है इस पे हम एक बार यहाँ पे टच कराते हैं, एक बार यहाँ पे टच कराते हैं, एक बार यहाँ से, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जहाँ जो धारामापी है, धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित न हो, यानी शून्य विक्षेप हो, यानी इसकी सुई क्या है, हिले डुले ना। तो पता लग गया क्या लिखना है कि जोकी को तार पर इस प्रकार स्पर्श कराते हैं कि जहाँ धारामापी में कोई विक्षेप न हो। हमने मान लिया कि वो स्थिति हमें बिंदु ए से एल दूरी पर प्राप्त होती है। जब ये हमें एल दूरी पर प्राप्त होती है तो ये बताओ, पूरा तो हमारा 100 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है ये कितना, एल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, तो 100 माइनस एल, क्योंकि यदि मैं इसे 50 मान लूँ तो 100 माइनस 50, ये बाकी का कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। और हमने मान लिया कि जो हमारा ए बी है, ए डी देखो इतने सिरे का प्रतिरोध है पी और डी बी का है हमारा क्यों, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थ्योरी लिखनी है, देखो मैंने यही लिख रखी है, आपको दिखा दो एक बार। देखो मीटर सेतु का सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, बता दिया मैंने। और जो कार्य विधि है इसकी, देखो कार्य विधि क्या है, देखो इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार या कॉन्स्टेंटर का तार होता है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है जो एक लकड़ी के तख्ते पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जिसका ए व बी सिरा 2 तांबे की एलाकार की पत्तियों से संयोजी पेंच से जुड़ा होता है। देखो जिसका ए व बी सिरा एलाकार की 2 तांबे की पत्तियों की सहायता से जुड़ा होता है, जोड़ दिया। और बीच वाली पत्ती, यानी इन दोनों के पत्तियों में एक बीच वाली पत्ती होती है जिस पर 3 संयोजी पेंच होते हैं, ये हो गया हमारे, ठीक है। बीच वाली पत्ती के बिंदु सी को धारामापी की सहायता से जोकी से जोड़ देते हैं, यानी जो बीच वाला पत्ती है इसके बिंदु सी को धारामापी की सहायता से जोकी से जोड़ देते हैं, ये लिख देंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद ए व सी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स, देखो ए और सी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स, सी और बी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है जो अज्ञात है, क्योंकि इससे ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ से प्रतिरोध ज्ञात करना है तो क्या है, तार के सिरे ए व बी को कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ देते हैं। मैंने बताया कि ए और बी को कुंजी की सहायता से, ये क्या है हमारी के कुंजी खटका, ठीक है, क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद में क्या है, जब कुंजी K1 को प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकालकर दबाया जाता है, या प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालकर, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं, और हम जिस प्रतिरोध को निकालते हैं हमारा जो परिपथ होता है उसमें क्या है, उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। हमने एक उचित मान का प्रतिरोध निकाल लिया इसमें से और फिर कुंजी को दबा दिया तो क्या है, हमें इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर क्या है कि जोकी ये लिखा है मैंने, प्रवाहित होने लगती है। जोकी को तार पर स्पर्श कराकर ऐसी स्थिति प्राप्त की जाती है जहां धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो मैंने बताया कि जो हमारी ये जोकी होती है, इस जोकी को तार पर इस प्रकार स्पर्श कराते हैं इधर या उधर जहां हमारा जो धारामापी है कोई भी क्या है, धारा प्रवाहित न हो इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमने मान लिया कि यह स्थिति हमें तार से, मैंने बताया था कि ए से एल दूरी पर प्राप्त होती है। देखो जो मैंने लिखा चित्र से लिखा, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है, एल लंबाई पर प्राप्त होती है। अब हमने मान लिया कि माना ए डी का जो प्रतिरोध है पी, डी बी का प्रतिरोध है क्यू, ठीक है। तो जब हमने इसका प्रतिरोध मान लिया तो व्हीटस्टोन, हमें पता है कि ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु की जो शर्त है क्या है, पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस। अब चूंकि हमें पता है कि हमें आर प्रतिरोध बॉक्स का मान भी पता है और एस हमें ज्ञात करना है, लेकिन पी और क्यू तो हमने अपने आप से ही माने हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पी की वैल्यू है वो निकालते हैं। अब ये बताओ, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि जो आर बराबर हो वो क्या होता है, रो ए अपॉन एल, मैंने लिखवाया था ये आर बराबर रो ए अपॉन एल, यही तो लिखवाया था। तो प्यारे बच्चों क्योंकि रो बराबर यही था हमारा, गलत लिख दिया मैंने, शायद ये होगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो क्या है, ये था रो बराबर आर ए अपॉन में ठीक है, यानी आर एल अपॉन ए था, ये कितना ही था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही था हमारा फॉर्मूला, क्या था, इस सपहा लिख दूँ मैं इसको, ये था, देखो फॉर्मूला था हमारा रो बराबर रामलाल आर ए अपॉन एल था, ठीक है, ऐसे कटिंग कर दो चूंकि। अब यहाँ से बताओ आर बराबर क्या होगा, रो एल अपॉन ए, तो हमने देखो पी बराबर, अब हमें पता है कि तार क्या है, जो रो का मान है क्या किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, लेकिन पदार्थ हमारा एक ही है, तो जो हमारा पी का मान होगा ये तो रो
और क्षेत्रफल भी क्या है इसकी, देखो मीटर सेतु की एक शर्त ये भी है कि जो हमारा तार है, तार का व्यास सभी जगह समान होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन जो हमारी पी प्रतिरोध वाली लंबाई है तार की कितनी है, एल की, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं एल, और अपोन में ए सेम रहता है। ठीक है, इसी प्रकार क्यों, जो क्यू का मान है रो तो सेम रहेगा, लेकिन ये बताओ जो हमारा क्यू है, क्यू वाला प्रतिरोध की लंबाई कितनी है 100 माइनस एल, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी 100 माइनस एल, और अपोन में कितना आएगा ए। तो हमने क्या मान ली समीकरण 1। तो समीकरण 1 से देखो जो P की वैल्यू है कितनी है, प्रतिरोध की वैल्यू ये है रो एल अपोन ए, और अपोन में कितना है हमारे पास क्यों की वैल्यू रो 100 माइनस के एल अपोन ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ये कितना बचेगा आर अपोन एस। देखो एस को हमने इधर ले गए, ठीक है, एस बराबर 100 माइनस एल पहुँच गया इसके इंटू में, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस के एल, और अपोन में कितना आएगा एल, क्योंकि जो ये एल था आ गया हमारा अपोन में। तो यही क्या है हमारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखो इसका न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसकी समझ में न आया वो क्या है, इसको एक बार और देख ले, इतना भी कुछ नहीं हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट विभव मापी। देखो विभव मापी क्या है, देखो विभव मापी का जो कार्य है ये क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच में एक तो विभवांतर नापता है, या कोई हमारे पास अज्ञात सेल है उसका विद्युतवाहक बल मापता है, इसका ये कार्य है। ठीक है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है, इसका ये सिद्धांत ये है कि जो हमारा क्या होता है, यदि हम इस तार में क्या है स्थिर धारा प्रवाहित कर दे, ठीक है, तो इसमें क्या है विभव पतन होगा। विभव पतन का मतलब है कि इसमें विभव में परिवर्तन होगा, और जो ये विभव में परिवर्तन होगा ये इसकी जिस लंबाई पर पतन होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात यह है कि यदि मैं इस परिपथ में दो विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में लगा दूं तो परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसके सिद्धांत पता लग गया आपको सभी को। अब देखो मैंने यही लिखा है इसमें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसीलिए कि पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे क्या है छोटी बनेगी। ठीक है, तो क्या है इसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो सिद्धांत है क्या है, इसका सिद्धांत दो कार्य प्रणाली पर आधारित है। मैंने बताया कि दो कार्य प्रणाली पर आधारित है। पहला है कि स्थिर धारा पर, देखो मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है जिससे आपको क्या है याद हो जाए जल्दी। तो स्थिर धारा पर विभव पतन धारा के उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है जिस भाग पर विभव पतन होता है। और दूसरा क्या है कि परिपथ में दो विद्युत वाहक बल विपरीत लगे होने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो सिद्धांत पता लग गया। देखो इसकी जो रचना और कार्य विधि है क्या है, देखो सिंपल ही है। शायद ये आज वीडियो को था, आज कल इस चैप्टर का क्या है खत्म हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जो थ्योरी पार्ट है सारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ए बी बिल्कुल सेम ही है जैसे कि विद्युत, जैसे कि मीटर सेतु में था, इसमें ए बी एक समान व्यास का कॉन्स्टेंटन तथा मैग्नीन का तार होता है। यानी ए बी समान व्यास होता है इसका सभी जगह। यदि समान व्यास ना हो तो विभव पतन क्या है अच्छी तरह नहीं होने का यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है एक समान व्यास का तार लेते हैं ए बी, ठीक है, होता है जो लकड़ी के तख्ते की सहायता से कसा होता है। ये तुम्हारी लैब में भी रखा है यंत्र, ठीक है। और इस तार में क्या है नियत धारा प्रवाहित की जाती है। मैंने बताया था कि नियत धारा भी प्रवाहित की जाती है। इसका जो हमारा क्या था पहला सिद्धांत था कि स्थिर धारा मतलब है नियत धारा, ठीक है, ये हो गया हमारा लगा होता है। और इस तार में एक नियत धारा प्रवाहित की जाती है। फिर इसके बाद में क्या था कि जिस विभवांतर का हमें मापन करना होता है, ठीक है, यानी जिस विभवांतर का मापन करना होता है उसका धनात्मक सिरा, धनात्मक सिरे को हम उच्च विभव वाला सिरा भी कह सकते हैं, उसका धनात्मक सिरा तार के सिरे ए से और तथा उसका जो ऋणात्मक सिरा यानी कि निम्न विभव वाला सिरा धारा मापी की सहायता से जोकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, लिख देंगे सभी। फिर इसके बाद में क्या है, जब कुंजी को बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखते इसमें हम थ्योरी में, ठीक है, जब कुंजी के को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, क्योंकि कुंजी को दबाने पर ही तो धारा प्रवाहित होगी। तो इसके बाद में जोगी को, जो हमारी जोगी है, जोगी का कार्य क्या होता है कि जो तार होता है तार को कहीं पर भी स्पर्श कराकर
क्या है कि ये चेक किया जाता है कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि ये टच करा दी और टच कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें धारामापी में विक्षेप आ जाता है, क्योंकि ये धारामापी से कनेक्ट होती है। तो क्या लिखना है फिर कि जोगी को तार पर कहीं पर भी स्पर्श कराकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जहाँ पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। ठीक है, हमने मान लिया कि ये सिरे ए से एल दूरी पर हमें विक्षेप प्राप्त होता है जो कि बिंदु जे है। ठीक है, अब हमें पता है कि दूरी के साथ बढ़ने पर जो विभव होता है हमारा क्या होता है, घटता है। यानी दूरी के साथ विभव क्या है, घटता है। क्योंकि ये बताओ जो v होता है अनुक्रमानुपाती 1/r के होता है, तो r का मान बढ़ने पर v का मान घटेगा। तो दूरी के बढ़ने पर विभव का मान क्या है, घटता है। तो इसी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तुमसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, देखो डायग्राम बना देता है और डायग्राम बनाकर न्यूमेरिकल भी आता है इसका सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ से जो विभव मापी है इतनी थ्योरी का नहीं आता जितना न्यूमेरिकल आता है इसका। ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल पार्ट में। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि जो हमारी क्या है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा। फिर इसके बाद में जो विभव प्रवणता होती है उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने जो जो आपको बता सिर्फ वही लिखा है। देखो रचना और कार्यविधि में क्या है, इसमें एक समान व्यास का कांस्टेंट टन का तार या मैग्नीन का प्रतिरोध तार लगा होता है। यानी जो ए बी है एक समान व्यास का है, बताया मैंने यही, जो लकड़ी के तख्ते पर कसा होता है। ठीक है, और इस तार में क्या है, एक नियत धारा प्रवाहित होती है। और इसका जो हमारा यानी जिस हमें सेल का विद्युत वाहक बल या क्या है विभवांतर ज्ञात करना होता है, उसका जो उच्च विभव वाला सिरा बोले तो धनात्मक सिरा सिरे ए से और ऋणात्मक सिरा धारामापी को कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, यही लिखा मैंने। और जब कुंजी के को दबाया जाता है, जब कुंजी के को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, यही बताया मैंने। और माना यह बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होता है, जे पर प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में जो तार ए जे है, ए जे का विभवांतर हमने कितना मान लिया कितना मान लिया, v है। ठीक है, जितना कि मापे जाने वाले विभवांतर के बराबर होता है। देखो जो हमारी धारामापी की शून्य विक्षेप होती है, इसका मतलब होता है कि जहाँ हमें विभवांतर मापना है, ठीक है, और जितना हमने परिपथ को विभवांतर दिया तो हमें उतना ही विभवांतर प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है कि जितना भी हमें ए जे के बीच में विभवांतर मापना होता है और उतना ही मिलता है ना, ये न तो इसमें कमी होती न ही वृद्धि होती। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। तो इसके बाद में क्या है, देखो मैंने लिख रखा है कि माना वह बिंदु जे पर प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में तार ए जे का विभवांतर उतना ही होता है जितना कि मापे जाने वाला विभवांतर है। क्योंकि जब धारामापी में कोई धारा यानी शून्य भी विक्षेप नहीं हो रहा, यानी धारामापी का क्या है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो हमें जितना विभवांतर मापना होता है उतने ही विभवांतर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या है, चूंकि हमें पता है कि दूरी के साथ विभव का मान कम होता चला जाता है, तो अतः दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो हमने मान लिया कि माना तार की प्रत्येक अंग लंबाई पर जो विभव पतन है कितना है, के है। विभव पतन का मतलब विभव का मान है, के है। तो तार ए जे की लंबाई कितनी हमारे पास, एल है। क्योंकि देखो हमारे पास कितनी है, ए जे की लंबाई एल है। ठीक है, एल है। तो तार ए जे का विभवांतर कितना हो जाएगा, देखो एक अंक लंबाई का जो विभव पतन है के है, तो पूरी लंबाई का कितना हो जाएगा, वी बराबर के गुणा एल। तो यहाँ से के बराबर वी बटा एल भी हमारा विभव प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, तो मापे जाने वाला विभवांतर कितना होगा, के एल। और यहाँ से हम क्या है, एक फॉर्मूला और मिलेगा हमें विभव प्रवणता। तो के बराबर क्या मिलेगा हमें, वी बटे एल। देखो जब आपसे फॉर्मूला पूछा जाए और न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि वो क्या है डायग्राम वाले हैं, तो आपको एक फॉर्मूला बताना है और इसको याद करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो एक बार और देखें, इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि यदि हमारा डायग्राम बन गया तो हम सारी थ्योरी डायग्राम में से देखकर ही लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।